बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि कॉस्ट अकाउंटिंग के लिहाज से या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिहाज से और जितनी भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसके लिहाज से सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, तो उसका जवाब है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को स्टार्ट करने से भी पहले मैं आपके साथ सिलेबस का कुछ पोर्शन रिव्यू कर लेता हूँ, ताकि आपको इस टॉपिक को पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि हमने आज के टॉपिक में या ऑन गोइंग या ऑन वर्ड जितने भी टॉपिक्स होंगे वो क्या क्या होंगे। तो देखें, हमने शुरू में जिक्र किया था कि फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में टोटल जो पोर्शन है वो चार पोर्शन है। पोर्शन कह लें या पार्ट्स कह लें, वो चार हैं। जिसमें पार्ट ए में नेचर, सोर्स, पर्पस एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन था, जो कि कवर करता है 20%। पार्ट बी में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम थे, जिसमें अकाउंटिंग फॉर मटेरियल, अकाउंटिंग फॉर लेबर और अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स के टॉपिक्स कवर हुए। और इसी तरीके से जो सबसे आखिर में अभी तक इस आज के सेशन से पहले जो पोर्शन मुकम्मल हुआ है वो है पार्ट सी, जिसमें हमने कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स एंड मेथड्स को पढ़ा। और उसमें हमने एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक पढ़ा, जॉब बैच एंड सर्विस कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग हमने पढ़ा। और अगर देखा जाए तो अब तक हमने टोटल 12 चैप्टर्स में से 10 चैप्टर्स मुकम्मल कर लिए हैं। और आज हम पार्ट डी स्टार्ट करने वाले हैं। और पार्ट डी में जो टॉपिक का मेन हेडिंग है वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और इस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के पोर्शन में दो चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 11 ये प्योरली तौर पर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में ये चैप्टर है। इसमें तकरीबन मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो है वो थ्योरी डिस्कस की जाएगी। और चैप्टर नंबर 12 में थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिक्स विल बी डिस्कस इन ऑनवर्ड सेशंस। और अगर वेटेज के लिहाज से देखा जाए तो पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग का जितना भी आपका जो सिलेबस है उस पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 20% वेटेज रखती है। तो हम इस 20% वेटेज के लिए पढ़ने जा रहे हैं। और देखते हैं कि चैप्टर नंबर 11 में कौन कौन से सब टॉपिक्स शामिल है। तो देखें, इसमें चार बुलेट्स हैं। ऐसे कह सकते हैं हम कि 11.1, 11.2, 11.3, 11.4। 11.1 में क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को एक्सप्लेन किया जा रहा है, विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया जा रहा है। फिर हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, के स्टैंडर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं। और बुलेट नंबर 3, जिसको हम 11.3 भी कहेंगे, यूजेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, के स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फायदे क्या हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहाँ कहाँ पे यूज होती है। ठीक है। और आखिरी बुलेट है इस चैप्टर की 11.4, जिसमें हम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, पर्पस, लिमिटेशन एंड ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिस्कस करेंगे। तो चले अब हम स्टार्ट लेते हैं। मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं इस चैप्टर के लिहाज से। मैं उन नोट्स से ही आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करूंगा। ये देखें, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। हमारे टॉपिक का जो नाम है, मेन हेडिंग है, वो पार्ट डी है। और इसमें टॉपिक नंबर 11 कह लें या लेक्चर नंबर 11 कह लें या चैप्टर नंबर 11 कह लें। ठीक है। और ये लेक्चर होगा हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का लफ्ज को डिफाइन करने से पहले और इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं सिर्फ लफ्ज स्टैंडर्ड का मतलब डिस्कस करना चाह रहा हूं कि व्हाट इज मेंट बाय स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होता है, या स्टैंडर्ड को हम अपनी डेली लाइफ में किस तरह देखते हैं, और अगर हम इसको अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव में देखें तो कैसे देखेंगे। अच्छा, मैं स्टैंडर्ड का लफ्ज को एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटी सी बैकग्राउंड देना चाहता हूँ इस लफ्ज को एक्सप्लेन करने से पहले।
देखिए, हमारे जो आईसीएमए के एग्जाम होते हैं, आईसीएमए के एग्जाम में हमें पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं? 50 नंबर चाहिए होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक स्टूडेंट पास होना चाहता है तो उसको कितने नंबर हासिल करने पड़ेंगे? 50 नंबर हासिल करने पड़ेंगे। और अगर 50 से एक नंबर भी कम अगर उसका आता है तो बच्चा क्या कंसिडर होगा? फेल कंसिडर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी को पास कहलाना है या किसी को फेल कहलाना है तो उसके लिए मार्क्स कितने ऑब्टेन करने पड़ेंगे? 50। अगर 50 हासिल कर लेता है या 50 से ज्यादा हासिल कर लेता है तो वो पास हो जाएगा। और अगर 50 से कम हासिल करता है तो वो फेल हो जाएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पासिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कितने हैं? 50। आईसीएमए के पासिंग स्टैंडर्ड्स कितने हैं? 50। अगर मैं आई कैप की बात करूं तो आई कैप के भी पासिंग स्टैंडर्ड्स 50 हैं। हाँ, आपने देखा होगा कि अगर मैं ये कहूँ मैट्रिक के स्टूडेंट को पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं? 40। तो फिर मैट्रिक के पासिंग स्टैंडर्ड्स क्या हो जाएंगे? 40। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टैंडर्ड है वो एक यार्ड स्टिक है। इस यार्ड स्टिक के जरिए हम मेजर करते हैं कि हमने अपना ऑब्जेक्टिव हासिल किया या नहीं किया। अगर हासिल किया तो कैसे पता चलेगा? हम उस यार्ड स्टिक के जरिए माप लेंगे, मेजरमेंट कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे कि हमने उस यार्ड स्टिक तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। अगर पहुंच गए हैं तो हमने अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया है। अगर नहीं पहुंचे, उससे पीछे रह गए हैं, तो हमने अपना ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं किया। तो इसका मतलब एक ये भी हो गया कि स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एक यार्ड स्टिक बना दी जाती है, एक बेंच मार्क बना दिया जाता है, एक एंड पॉइंट बना दिया जाता है कि इस पॉइंट तक पहुंचेंगे तो हमने अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया, इस से पीछे रह गए तो हमने अपना स्टैंडर्ड हासिल नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड का मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड एक यार्ड स्टिक का नाम है। स्टैंडर्ड एक बेंचमार्क का नाम है। स्टैंडर्ड एक ऐसी चीज का नाम है जहां तक अगर हम पहुंच जाएं तो हम उस स्टैंडर्ड को अचीव कर लेंगे, और अगर ना पहुंच सके तो उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं ये कहूं आपको कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये है कि हम अपनी कॉस्ट का स्टैंडर्ड सेट करेंगे, कि हम अपनी कॉस्ट को एक बेंचमार्क दे देंगे, हम अपनी कॉस्ट को एक यार्डस्टिक दे देंगे कि अगर हमने एक यूनिट प्रोड्यूस करना है तो उसको यूनिट प्रोड्यूस करने के लिहाज से हमने ज्यादा से ज्यादा इतने पैसे खर्च करने हैं। जब हम ये कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इतने पैसे खर्च करने हैं तो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। मसलन फॉर एग्जांपल, एक चीज को प्रोड्यूस करने के लिए तीन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की जरूरत होती है। हम ये कह सकते हैं कि मटेरियल यूज होता है, लेबर यूज होती है, एफर्ट यूज होती है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर बात करता हूं कि हम ये स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि 10 रुपए का मटेरियल यूज होगा, 8 रुपए की लेबर यूज होगी, और 12 रुपए की एफर्ट यूज होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? 10, 8 और 12 सबको सम अप करें तो बनता है 30। इसका मतलब ये है कि हमने ये स्टैंडर्ड सेट कर लिया है कि हम जो चीज बनाएंगे उसकी कम से कम कॉस्ट, ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट 30 होगी। अगर हमने इसको एक्चुअली तौर पर जब बनाना शुरू किया और जब बना चुके तो पता चला ये तो 32 रुपए का बना है, ये जो यूनिट प्रोड्यूस किया ये तो 32 रुपए का बना है, तो हम थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाएंगे ना कि हमने तो कहा था कि ये 30 रुपए में बन जाएगा और ये तो बना है 32 रुपए में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए ये सिचुएशन क्या कहलाएगी? फेवरेबल सिचुएशन कहलाएगी या अनफेवरेबल सिचुएशन कहलाएगी? अगर हम ये कहते हैं कि खर्चा ज्यादा हो गया, सोचा कम था, खर्चा ज्यादा हो गया और टारगेट कम सेट किया था, खर्चा ज्यादा हो गया और बेंचमार्क कम सेट किया था, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है।
इट मीन्स कि ये यार्ड स्टिक ने हमें ये बता दिया कि हमारी मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंटली काम कर रही है या इनएफिशिएंटली काम कर रही है। अगर पैसे ज्यादा खर्च करेगी तो इसका मतलब इनएफिशिएंसी शो हो रही है, और अगर कम पैसे खर्च करेगी तो इसका मतलब हमारी मैनेजमेंट कॉस्ट सेविंग कर रही है। तो जब वो कॉस्ट सेविंग कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मैनेजमेंट एफिशिएंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर यही देखना चाह रहे होते हैं कि हमने अपनी कॉस्ट जो है वो अपने स्टैंडर्ड से ज्यादा खर्च की है या कम खर्च की है। ज्यादा खर्च की है तो अनफेवरेबल पोजीशन है, एडवर्स पोजीशन है, और अगर कम खर्च की है तो फेवरेबल पोजीशन है और टारगेट अचीविंग सिचुएशन है। ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड जो कि हमने इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना था। अब मैं इसको, जो मैंने नोट्स जहां से भी समअप किए हैं, मैं आपके सामने इसको डिस्कस करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि जितनी बातें मैंने बैकग्राउंड में रखी हैं वो इन सारी बातों को आप सारे के सारे चैप्टर में देखेंगे। और मजीद कुछ बातें भी हैं जो कि डिटेल के साथ डिस्कस होंगी। तो देखते हैं कि व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, बुक क्या कहती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ए प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट एक प्री डिटर्मिन्ड कॉस्ट है। मींस प्री डिटर्मिन्ड का मतलब ये होता है कि पहले से तयशुदा कॉस्ट। एक ऐसी कॉस्ट जो कि पहले से तयशुदा है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा था कि ऐसी कॉस्ट जो कि हम पहले से तय कर लेते हैं। हमने थोड़ी देर पहले 30 रुपए पहले तय किए थे कि हम इतने में यूनिट बना लेंगे। तो फिर वो जो प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट कह लें या स्टैंडर्ड कॉस्ट कह लें, एक ही मतलब है। और वो लिख भी रहा है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ए प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट असाइन टू अ प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस। वो चाहे प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो, हम पहले से तय कर लेते हैं कि हम इतने का यूनिट बनाएंगे अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में हमने ये सारा कुछ करना है। ना हमने जो है ना वो बहुत सख्त स्टैंडर्ड बनाने हैं, ना हमने जो है ना बहुत नरम स्टैंडर्ड बनाने हैं। हमने नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस में ये स्टैंडर्ड बनाने हैं। हमने ना आइडियल सिचुएशंस में कोई स्टैंडर्ड बनाने हैं, ना हमने जो है बहुत अबतर सिचुएशन में स्टैंडर्ड बनाने हैं। हमने एक एवरेज कंडीशंस में ये स्टैंडर्ड बनाने हैं। और आपने देखा होगा कि आईसीएमए का पेपर पास करने के लिए आपको 100 नंबर नहीं चाहिए पास करने के लिए, ना ही 40 नंबर चाहिए। यूनिवर्सिटीज अक्सर जो हैं वो, या जो जितने बोर्ड्स हैं मैट्रिक एफएससी वगैरह, ये सारे के सारे पासिंग मार्क्स कितने रखते हैं? 40 रखते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 भी नहीं रखे हमने। आईसीएमए ने या आई कैप ने 40 भी नहीं रखे। उन्होंने कितने स्टैंडर्ड्स रखे हैं? 50। मतलब 50% स्टैंडर्ड रखा हुआ है। ना बहुत ज्यादा नरम स्टैंडर्ड है, ना बहुत ज्यादा सख्त स्टैंडर्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस पे ये स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। इट सर्व्स एज ए बेंचमार्क। मैंने भी यही बात की है आपसे कि स्टैंडर्ड को जो है ना वो हम बेंचमार्क भी कह सकते हैं, टू मैयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कंट्रोल कॉस्ट। वेरी इंटरेस्टिंग। वो ये कहना चाह रहा है कि जी, हम स्टैंडर्ड क्यों बनाते हैं? हम मैयर करते हैं अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को। और एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैयर कैसे करते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ बात की कि 30 रुपए का स्टैंडर्ड सेट किया था, 32 रुपए एक्चुअली तौर पर लग गए। तो फिर हमने कंपेयर किया ना, हमने परफॉर्मेंस को कंपेयर किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंचमार्क जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए बनाया जाता है। एंड कॉस्ट कंट्रोल। और इसका मतलब ये है कि हम चाह रहे होते हैं कि हमारी कॉस्ट कंट्रोल हो जाए, हमारी कंट्रोल में रहे। 30 रुपए सोचे थे, 30 रुपए का ही बन गया, इसका मतलब हमने कॉस्ट कंट्रोल कर ली है। लेकिन 30 रुपए की चीज 32 रुपए में बन रही है, तो इसका मतलब ये कि अभी हमें पता तो चल गया है ना कि हमने 2 रुपए फालतू खर्च किए हैं। तो अब इसकी जो है ना इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हम इसके बारे में पूछगछ करेंगे, कहाँ पे पैसे ज्यादा खर्च हुए हैं? मटेरियल पे ज्यादा पैसे खर्च हुए हैं, लेबर पे पैसे खर्च ज्यादा हुए हैं, या एफओएच पे पैसे खर्च हुए हैं? इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। तो जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या पता मटेरियल में पैसे ज्यादा खर्च हो गए हैं, लेबर में या एफओएच में खर्च हो गए हैं। जहां से पता चलेगा कि यहां पर जो है ना ये पैसे ज्यादा खर्च हुए हैं, तो फिर उसके ऊपर जो है वो मजीद इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये जो खर्च हुए हैं ये किसी एम्प्लॉय की नेग्लिजेंस की वजह से हुए हैं या अदर फैक्टर्स की वजह से ज्यादा खर्च हुए हैं। अदर फैक्टर्स से क्या मुराद है? इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है, चीजों की प्राइसेस भी बढ़ सकती हैं, ठीक है, चीजों की क्वांटिटी भी बढ़ सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉय ने नुकसान किया है उस 2 रुपए का, या अदर फैक्टर्स की वजह से ये कॉस्ट बढ़ी है। तो जब हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आखिर में जिस वक्त इसका हमें जवाब मिलेगा, तो हम उसके जब जवाब के बाद हम उसका एक्शन लेंगे कि किसकी गलती थी, तो उस गलती के बाद या तो हम सजा देंगे
इंप्लॉय को सजा देंगे, या फिर जो है ना हम ये देखेंगे कि वो स्टैंडर्ड कम सेट किए हुए थे, हम थोड़े से स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं। जब स्टैंडर्ड बढ़ा देंगे तो फिर वो डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये सारी की सारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये देखना चाह रहे हैं कि हमने स्टैंडर्ड क्या सेट किया, एक्चुअली तौर पर क्या परफॉर्मेंस हुई, डिफरेंस अगर आया है तो किसकी वजह से आया है, और अगर मेरा ख्याल है कोई इंटरनेट की बंदिश हो गई थी, तो इसी वजह से ये वीडियो रुक गई। तो हम वहीं से स्टार्ट लेते हैं जहाँ पे ये वीडियो रुकी थी। तो हम ये बात कर रहे थे कि हमें या तो स्टैंडर्ड को अपग्रेड करना पड़ेगा, या तो फिर इम्प्लॉयज को और अदर फैक्टर्स को जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा, करेक्शन करनी पड़ेगी, या फिर किसी किस्म की जो है वो करेक्टिव एक्शन एक्शन लेनी पड़ेगी। तो ये हमारे का सारा जो डिफरेंस है ये खत्म हो जाएगा। मेरा ख्याल है ये वीडियो दोबारा शुरू हो गई है, और ये वीडियो में प्रॉब्लम में भी इंटरनेट की वजह से आया होगा। तो चले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम रुके थे। अच्छा, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब ये है कि एक ऐसी कॉस्ट जो कि पहले से तयशुदा है, जो पहले से तय कर ली जाती है। वो क्यों कर ली जाती है? ताकि हम अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज की या अपनी कंपनी के जो भी कोई अदर फैक्टर्स हैं उसके फैक्टर्स को हम मैयर कर सकें, और हम ये देख सकें कि जी हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे वो सही सेट किए थे, या अपने स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। हम इसलिए भी स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हम कॉस्ट को कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं। हम इसलिए भी स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को चेक करना चाह रहे होते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस रिगार्डिंग कॉस्ट जो है वो कैसी है। अगर हम ये कहें कि हमने अगर स्टैंडर्ड सेट किया था 30 रुपए का, और अगर हमने एक्चुअली तो पर जब कॉस्ट इनकर की तो वो 28 रुपए बनी या 27 रुपए बनी, मतलब 30 रुपए से कम कॉस्ट बनी, तो इसका मतलब ये कि हमारी कंपनी कॉस्ट को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रही है। और अगर ये कॉस्ट 30 रुपए से बढ़ के 31 32 या 33 या ऑन वर्ड जितनी भी बढ़ती है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कॉस्ट को कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो कॉस्ट कंट्रोल करने के मैकेनिज्म को डिस्कस करने के लिए हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सहारा लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है। मैंने पहले भी डिस्कस की हैं, दोबारा डिस्कस कर लेता हूं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट के कंपोनेंट्स तीन हैं: डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ये तीन किस्म के स्टैंडर्ड्स हैं जो कि कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है। अब इसको मजीद डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे, अभी थ्योरेटिकल तौर पर जो है ना इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट से मुराद ये है कि हमने जो भी कोई चीज बनाई है उसको बनाने के लिए हमने दो चीजों का सहारा लेना है: डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। अब ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है? एक है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, और दूसरा है प्राइस ऑफ मटेरियल। हमने इन दोनों को साथ लेकर चलना है जब हमने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट स्टैंडर्ड बनाना है। प्राइस ऑफ मटेरियल, हमने ये भी देखना है कि एक यूनिट को बनाने के लिए जितना रॉ मटेरियल क्वांटिटी में चाहिए है उतना ही यूज कर रहे हैं, या उससे कम यूज कर रहे हैं, या उससे ज्यादा यूज कर रहे हैं। हमने यहां पर इस चीज को भी डिस्कस करना है।
अगर कम यूज कर रहे हैं तो फेवरेबल सिचुएशन है, अगर ज्यादा यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मटेरियल को जाया कर रहे हैं। और जब मटेरियल को जाया कर रहे होते हैं तो फिर वो कंपनी के प्रॉफिट में कमी का बायस बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम मटेरियल को भी डिस्कस करेंगे, मटेरियल की क्वांटिटी को भी डिस्कस करेंगे, और मटेरियल की प्राइस को भी डिस्कस करेंगे। अब प्राइस को कैसे डिस्कस करेंगे? हम जिस वक्त रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो एक बकायदा मैकेनिज्म होता है कि जी मुख्तलिफ कंपनी से जो ना कोटेशन ले लेते हैं। कोटेशन लेने के बाद उनको उनका कंपैरिजन करते हैं, सबसे कम कीमत वाली कंपनी से हम माल खरीदते हैं, ठीक है, और खरीद कर ले आते हैं और उसके बाद हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर ये देखना है कि जो हमने प्राइस पे की है वाकई कम प्राइस पे की है, या हमारे परचेज मैनेजर ने हमें इस तरह गाइड किया है कि हम मैं तो कम खरीद के लेके आ रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली तौर पर वो किसी से ज्यादा कीमत पर भी ला सकता है। अगर बहुत अच्छा परचेज मैनेजर हुआ तो वो सबसे कम कीमत पर लेके आएगा और अपनी असर रसूख यूज करते हुए और भी कम कीमत करवा लेगा, बल्क पर खरीदेगा और कीमत कम करवा लेगा। ठीक है, तो जब और कीमत कम करवा लेगा तो स्टैंडर्ड से जब उसको कंपेयर किया जाएगा तो पता चलेगा कि हमारा प्राइस पे करने के लिहाज से जो डिफरेंस है वो फेवरेबल है। पूरी मार्केट में 10 रुपए का मटेरियल मिल रहा था और हमारा परचेज मैनेजर 9 रुपए का लेके आया, तो इसका मतलब ये कि उसने अपनी कंपनी को 1 रुपए बचा के दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने कौन सा रिजल्ट निकालना है कि हमारी कंपनी के लिए फेवरेबल पोजीशन है। तो इसका मतलब ये हो कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का जब कभी भी स्टैंडर्ड बनाया जाएगा तो दोनों चीजों को जेन में रखकर बनाया जाएगा, क्वांटिटी को भी जेन में रखा जाएगा और प्राइस को भी जेन में रखा जाएगा। इसी तरीके से डायरेक्ट लेबर बजट है, डायरेक्ट लेबर बजट में भी दोनों चीजों का ख्याल किया जाएगा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में भी दो चीजों का ख्याल किया जाएगा। अब आपने ये बातें सारी गौर से सुननी है क्योंकि फिर इसके बाद इन्हीं की जरिए हमने जो है ना वो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बजट में क्या होगा? नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए हैं, ठीक है, और लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट पर आवर को भी जेन में रखा जाएगा। लेबर कॉस्ट पर आवर, हम मजदूर को जो मजदूरी देते हैं वो पर आवर के हिसाब से देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये भी जेन में रखेंगे, इस चीज का भी जो है ना वो ख्याल रखेंगे कि हम जो लेबर पे करेंगे वो कम से कम पे करेंगे। अगर कम से कम पे करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा। हमने इस चीज का भी ख्याल करना है कि हम अपनी जो लेबर को जो वेजेस अदा करेंगे वो पर आवर के हिसाब से ज्यादा भी अदा ना करते हैं। ज्यादा अदा करेंगे तो हमारी जो है ना फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी और इस तरह प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो जब कभी भी डायरेक्ट लेबर के स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं तो हमने इन्हीं दोनों चीजों का ख्याल रखना होता है कि जी जो काम खत्म करना है वो कितने घंटे में, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, हमने नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स का भी ख्याल करना है। प्रोडक्शन को जल्दी से जल्दी मुकम्मल करेंगे तो कॉस्ट कम आएगी, प्रोडक्शन को देर से मुकम्मल करेंगे कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो चूंकि हम ये चाह रहे हैं कि हम अपनी कॉस्ट को कम से कम रखें तो फिर चीज को जल्दी मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कम से कम लगेंगे तो हमारी कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी। और अगर ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स लगेंगे तो फिर कॉस्ट कंट्रोल नहीं हो पाएगी और इस तरह हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसी तरीके से नंबर ऑफ लेबर कॉस्ट पर और का भी ख्याल करना है। हमने मजदूर को जो है ना वो रूटीन से ज्यादा पेमेंट नहीं करनी, अगर पेमेंट करेंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को पढ़ते हैं तो उसमें हमने ये देखना होता है कि लेबर को पर आवर के हिसाब से कितना दे रहे हैं। अगर मार्केट के मुताबिक अगर देते हैं तो फिर तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, फिर तो कोई वेरिएंस नहीं होगा। लेकिन अगर ज्यादा पे करते हैं तो फिर कंपनी का नुकसान है, कम पे करते हैं तो कंपनी को फायदा है। ठीक है, और इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के भी स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में जो है ना वो वेरिएबल ओवरहेड्स भी हैं और फिक्स ओवरहेड्स भी हैं, इसको भी हम डिटेल से न्यूमेरिकली डिस्कस करेंगे। अब थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं, एग्जांपल्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेशन।
वैसे ये स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेशन की थोड़ी सी बातें मैंने जो है ना वो पहले से कर भी दी हैं, लेकिन अब फिर दोबारा हम कर लेते हैं। जैसे एक कंपनी है, वो एक यूनिट प्रोड्यूस करती है। तो यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिहाज से उसका डायरेक्ट मटेरियल कितने का खर्च होगा, 10 रुपए का। डायरेक्ट लेबर कितने की खर्च होगी, 8 रुपए की। वेरिएबल एफओएच कितने खर्च होंगे, 5 रुपए। फिक्स एफओएच कितने खर्च होंगे, 7 रुपए। तो इन सारों को जमा करेंगे तो टोटल हमारा एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 30 रुपए। और फिर क्या लिखा हुआ है, ये 30 रुपए के सामने क्या लिखा हुआ है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब ये है कि हम 30 रुपए के अंदर अंदर यूनिट को प्रोड्यूस करेंगे। अगर 30 रुपए से ज्यादा का प्रोड्यूस हुआ तो कंपनी के जो है ना वो खर्चों में इजाफा होगा, कंपनी की कॉस्ट में इजाफा होगा, और इस तरह कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में कमी होगी। कॉस्ट अकाउंटेंट का काम तो यही होता है कि उसने कॉस्ट को रिड्यूस करनी है, ठीक है। लेकिन अगर कॉस्ट रिड्यूस नहीं होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो अपनी जिम्मेदारियां सही परफॉर्म नहीं कर रहा। और अगर 30 रुपए से कम का यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की जो कॉस्टिंग सिस्टम है, कंपनी का जो कॉस्ट का निज़ाम है, वो बड़े अच्छी तरीके से मैनेज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए स्टैंडर्ड सेट हुआ है 30 रुपए पर यूनिट या $30 पर यूनिट, ठीक है। ये है एक सिंपल स्टैंडर्ड कॉस्ट। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी तक हमने जितनी डिस्कशन की है वो सारी की सारी स्टैंडर्ड कॉस्ट की डिस्कशन की है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक प्रोसेस का नाम है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक प्रोसेस का नाम है, और एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट की जाती है। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट की जाती है, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। Standard costing is a technique, accounting technique used to cost control and performance evaluation by comparing actual cost with the predetermined defined cost. देखें, वो ये कहना चाह रहा है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो किस चीज का नाम है, स्टैंडर्ड सेट करने का नाम है। कि जी एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट करें जिसके अंदर हमने अपनी कंपनी की जो है ना वो कॉस्ट को कंट्रोल भी करना है और उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट भी करना है। और उसमें सारे के सारा काम क्या है, डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसे कह रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड कॉस्ट। यहां से फिर आगे बात चलेगी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर कितने स्टेप्स हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर टोटल 5 स्टेप्स हैं। इन 5 स्टेप्स को अगर डिफाइन करें तो पांचों को एक ही नाम देंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सबसे पहला स्टेप क्या है, सेटिंग द स्टैंडर्ड्स। हम स्टैंडर्ड सेट कर लेंगे। ये जो लफ्ज लिखा हुआ है माइनस करने के लिए, ये जो लफ्ज लिखा हुआ है, ये स्टेप 1 है। ये क्या है, स्टेप 1। हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि जी 30 रुपए का यूनिट बनाएंगे। हमने ये स्टैंडर्ड सेट किया कि 30 रुपए का यूनिट बनाएंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा, सेटिंग द स्टैंडर्ड्स। किस चीज का, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स का स्टैंडर्ड सेट कर लिया, ठीक हो गया। रिकॉर्डिंग द एक्चुअल कॉस्ट, चीज बनाएंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे हमने कितने पैसे खर्च किए। जितने पैसे खर्च किए उसको हम क्या कहेंगे, एक्चुअल कॉस्ट। पहला पहले स्टेप में क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करेंगे। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, चीज बना लेंगे और बनाने के बाद देखेंगे कि एक्चुअली तौर पर कितने का यूनिट बना, उसको एक्चुअल कॉस्ट कहेंगे। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे। स्टेप 1 और स्टेप 2 का डिफरेंस लेंगे। स्टेप 1 में क्या था, स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टेप 2 में क्या था, एक्चुअल कॉस्ट। दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक
फर्क आएगा, उस फर्क को क्या कहेंगे? डिफरेंस भी कहेंगे, उस फर्क को क्या कहेंगे? वेरिएंस भी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? वेरिएंस। तीसरे स्टेप में हमने वेरिएंस कैलकुलेट करना है। वेरिएंस को हम सिंपल वर्ड्स में इसको डिफरेंस भी कह सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में इसको वेरिएंस भी कह सकते हैं, इसको डेविएशन भी कह सकते हैं, इसको फर्क भी कह सकते हैं। हम ये चेक करेंगे कि क्या फर्क है। अच्छा, तो इस फर्क को तीसरा स्टेप का नाम देंगे। अगर हमारा आंसर एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कम है। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? फॉर एग्जाम्पल 32 रुपये, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी? 30 रुपये। तो वेरिएंस कितना आया? 2 रुपये। इसका मतलब क्या है? ये जो 2 रुपये डिफरेंस आया है, ये 2 रुपये डिफरेंस क्या है? एक्चुअल कॉस्ट एक्सेस है, एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है। एक्चुअल कॉस्ट इज एक्सीडिंग, एक्चुअल कॉस्ट इज एक्सीडिंग। तो जब एक्चुअल कॉस्ट एक्सीड कर रही होती है, तो ये किस चीज की अलामत है? कि कॉस्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब हमारे कॉस्ट कंट्रोल में नहीं है, तो अल्टीमेटली इसका असर क्या होता है? आपके प्रॉफिट में कमी का बायस बनता है। जब प्रॉफिट में कमी का बायस बनता है, तो इस तरह मैनेजमेंट जो है वो फेल हो जाती है अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिहाज से। और अगर यही सिचुएशन ये होती कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट 28 होती, आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट 30 होती, और आपका आंसर माइनस में आ जाता, तो ये माइनस में आने का मतलब ये है कि हमारी एक्चुअल कॉस्ट कम है। और कम होने का मतलब ये है कि हमने कॉस्ट कंट्रोल कर ली है। कॉस्ट कंट्रोल करने का मतलब ये है कि हमारे प्रॉफिट में इजाफा हो गया। प्रॉफिट में इजाफा होने का मतलब ये है कि हमारी मैनेजमेंट अपना काम सही कर रही है। अब ये दो सिचुएशन पैदा हो सकती है, एक वक्त में एक सिचुएशन होगी, एक्सक्लूसिवली एक सिचुएशन होगी। अगर प्लस में आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जी देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ corrective measures टू बी टेकन बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को करेक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे। वो क्या होंगे? उससे पहले प्रोब करना पड़ेगा, उससे पहले इंक्वायरी करनी पड़ेगी, ये कॉस्ट ज्यादा क्यों हुई। मैं थोड़ी देर पहले ये सारी बातें कर गया हूं। अगर कॉस्ट ज्यादा आई है, तो किसकी वजह से ज्यादा आई है? दो वजूहत हो सकती है, या तो इंप्लॉय की वजह से आई है, या तो फिर अदर फैक्टर्स की वजह से आई है। इंप्लॉय की वजह से कैसे आ सकती है? जब लेबर काम कर रही होती है, तो रॉ मटेरियल जाया भी कर रही होती है। अगर हम इंक्वायरी करें और पता चले कि जी मजदूरों ने रॉ मटेरियल जाया किया है, और उसकी वजह से ये 2 रुपये हमारी कॉस्ट ज्यादा है, तो फिर हम इंप्लॉयज के खिलाफ एक्शन लेंगे। या तो उनको जुर्माने करेंगे, या तो उनको वार्निंग देंगे, या तो उनकी तनख्वाह में से काट लेंगे, या तो फिर अगर बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं, तो हम उनको जॉब से फारिग कर देंगे। तो ये क्या थे? करेक्टिव एक्शन थे। पता चला कि जी इंप्लॉयज की वजह से ये डिफरेंस नहीं आया, किसकी वजह से आया? अदर फैक्टर्स की वजह से आया। अदर फैक्टर्स क्या हैं? मे बी इन्फ्लेशन हो गई हो, कीमतें बढ़ गई हो चीजों की, कीमतों के बढ़ने की वजह से एक्चुअल कॉस्ट बढ़ गई हो। तो फिर क्या करेंगे? करेक्टिव एक्शन कैसे लेंगे? कीमतों को हम घटाएंगे? नहीं, कीमतों को हम नहीं घटाएंगे। हम करेक्टिव एक्शन ये ले सकते हैं कि हम अपना स्टैंडर्ड हाई कर लेंगे। पता चला कि जी 2 रुपये एडवर्स वेरिएंस है, 2 रुपये अनफेवरेबल वेरिएंस है, तो हम अपने स्टैंडर्ड को हाई कर लेते हैं। स्टैंडर्ड को हाई करेंगे तो अब हमारा स्टैंडर्ड कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। एक्चुअल कॉस्ट भी 32 है, स्टैंडर्ड कॉस्ट भी 32 है, तो वेरिएंस क्या है? जीरो। जब वेरिएंस जीरो है, तो इसका मतलब है कि कोई करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, काम को ऐसे चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अदर फैक्टर्स की वजह से अगर हमारा डिफरेंस आ रहा है, तो हम अपने स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करेंगे। ठीक है। और अगर ये डिफरेंस आ रहे हैं एम्प्लॉयज की वजह से, तो फिर हम एम्प्लॉयज के ऊपर एक्शन लेंगे, और इस तरह अपने डिफरेंस को खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे स्टेप में हमने क्या कहा था? डिफरेंस लेंगे। चौथे स्टेप में क्या करेंगे? एनालाइज द वेरिएंस। वेरिएंस को एनालाइज करेंगे, इसकी कॉजेज को ढूंढेंगे। मैंने अभी बात की आपके साथ कि इसकी कॉजेज को ढूंढेंगे, और आखिर में क्या होगा? टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। और इस तरह करेक्टिव एक्शन लेंगे, और ये हमारा सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। जब कभी भी हम इन 5 स्टेप्स की बात करते हैं, तो इन 5 स्टेप्स को क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग
लेकिन जब हम ये कहेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है कि किसी एक चीज की जो है ना वो कॉस्ट को कैलकुलेट करना। ठीक है, किसी एक चीज की कॉस्ट का स्टैंडर्ड बनाना। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करते हैं तो फिर हम 5 स्टेप्स की बात करते हैं, और इन 5 स्टेप्स में मैं आपको टिप्स पे जो है ना वो याद करवाता हूँ कि नंबर 1 कि हमने स्टैंडर्ड सेट करना है, नंबर 2 एक्चुअल परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करना है, नंबर 3 दोनों का डिफरेंस लेना है, नंबर 4 डिफरेंस की कॉजेस को ढूंढना है, रीजंस को ढूंढना है, और नंबर 5 आखिरी स्टेप, जो रीजन ढूंढी है उसके मुताबिक करेक्टिव एक्शन लेंगे, और इस तरह हमारा सारे का सारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल भी साथ लेकर चलते हैं ताकि हमारा जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जो 5 स्टेप्स हैं ये भी हमें साथ साथ पता चलते रहे। एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैलकुलेशन। सबसे पहले वो कह रहे हैं कंपनी एक्सपेक्ट्स डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टू बी 8 पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है, 8 रुपए पर यूनिट है, बट इन रियलिटी इट इनकर्स 9 पर यूनिट। और एक्चुअली तौर पर उन्होंने लेबर कॉस्ट कितनी इनकर की, 9 रुपए। एक्चुअल कितनी है, 9 रुपए, और स्टैंडर्ड कितना है, 8 रुपए। वो कहता है वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, तो वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 9 रुपए, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है, 8 रुपए, और डिफरेंस कितना है, 1 रुपए। ठीक है, और इस डिफरेंस को क्या कहेंगे, अनफेवरेबल वेरिएंस। इसको क्या कहेंगे, अनफेवरेबल वेरिएंस कहेंगे या एडवर्स वेरिएंस कहेंगे। ठीक हो गया। स्टेप 1 मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, ये क्या है, स्टेप 1, स्टेप 1 स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर ली है। स्टेप 2 एक्चुअल कॉस्ट भी पता चल गई है। स्टेप 3 कि हमने इन दोनों का वेरिएंस ले लिया है, ये वेरिएंस ले लिया है, अनफेवरेबल है। अच्छा, इसको अनफेवरेबल ही कहते हैं और इसको एडवर्स भी कहते हैं। हम जब क्वेश्चन न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो अनफेवरेबल लिख सकेंगे, हम एडवर्स भी लिख सकेंगे, इसमें कोई एक लफ्ज हम यूज करें। फिर क्या कहता है, सिंस द एक्चुअल कॉस्ट इज हायर, कि एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है, मैनेजमेंट विल इन्वेस्टिगेट वेदर द रीजन इज लेबर इनएफिशिएंसी, वेजेस रेट चेंज और प्रोडक्शन डिले। वो कहता है कि जब एडवर्स वेरिएंस पता चल जाएगा, अनफेवरेबल वेरिएंस पता चल जाएगा, तो फिर रीजंस ढूंढने की कोशिश करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि इंप्लॉयज की वजह से ये वाला एडवर्स वेरिएंस आया है, लेबर रेट ज्यादा हो गए हैं उस वजह से आया है, या लेबर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता काम कर रही है जिसकी वजह से उनके घंटे ज्यादा लग रहे हैं और फैक्ट्री को ज्यादा वेजेस पे करनी पड़ रही हैं, तो इसलिए ये वेरिएंस आया है। तो ये सारी चीजों को ढूंढेंगे और ढूंढने के बाद इसके ऊपर एक्शन लेंगे, और एक्शन जब ले लेंगे तो करेक्टिव एक्शन कहलाएगा, और वो स्टेप 5 कहलाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेप 4 में हम रीजन ढूंढेंगे और स्टेप 5 में हम करेक्शन करेंगे। ठीक हो गया, ये थी थोड़ी सी एग्जाम्पल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लफ्ज को डिफाइन करना सीखना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ 5 स्टेप्स इन विच द कंपनी सेट द स्टैंडर्ड्स, measure the actual performance, take variance, analyze the reasons, and take corrective action is called standard costing। ठीक हो गया, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक इंटरेस्टिंग फील हो रहा होगा और इसमें आपको बोरियत महसूस नहीं हो रही होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये वाला टॉपिक ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाकर आपको समझाऊं ताकि आपको ये टॉपिक अच्छा भी लगे और आप अपने पेपर की तैयारी करने के लिहाज से भी आप उसको अच्छा तैयार करें। अब हम देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, कि स्टैंडर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, स्टैंडर्ड्स किन किन तरीकों से बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रख लें कि जब स्टैंडर्ड सेट किया जाता है तो फिर हमने स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए पास्ट डाटे का सहारा लेना होता है। एक बात ये याद रख लें,
पास्ट डाटे का कैसे सहारा लेंगे, मैं एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ कि स्टैंडर्ड सेट करने के लिहाज से पास्ट डाटा कैसे यूज होगा। जरा थोड़ा सा आप सोचें कि जब कभी भी आप कोई भी क्लास पढ़ रहे होते हैं तो क्लास पढ़ने के दौरान आपसे पूरा साल क्लास आप पढ़ते हैं, पूरा साल आपसे टीचर टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेके फिर आपको जाहिर है मार्किंग करके आपको टेस्ट आपके हाथ में देते होंगे कि ये देखिए आपकी परफॉर्मेंस ये है। फिर अगले महीने फिर टेस्ट लेते हैं, उससे अगले महीने फिर टेस्ट लेते हैं। अगर वही सारे के सारे टेस्ट का रिकॉर्ड वो अपने पास भी रख रहे हैं तो देखते हैं कि इस बच्चे ने इम्प्रूव किया है या उन्होंने स्टूडेंट्स ने जो है ना वो अच्छे मार्क्स नहीं लिए। अगर इम्प्रूव किया है तो इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड सेट कर देंगे कि हम उस बच्चे को प्राइज देंगे या अवार्ड देंगे या इनाम देंगे जिसके फॉर एग्जांपल 80% मार्क्स होंगे। 80% का मतलब क्या है कि बच्चा साथ साथ इंप्रूव कर रहा है, हर टेस्ट में 80 या 80 के अराउंड टेस्ट में नंबर ले रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड ये सेट हो गया कि अगर 80% तक नंबर बच्चा ले लेता है तो वो इनाम का हकदार कहलाएगा, और अगर 80% से कम नंबर लेता है तो फिर उसको इनाम नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हमेशा पास डाटे की बुनियाद पर ही स्टैंडर्ड को सेट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड सेट करने के लिए जो हम यार्ड स्टिक बनाएंगे वो हमेशा हिस्टोरिकल डाटे के जरिए बनाएंगे। तो ये देखिए ये लिखा भी हुआ है कि टू एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड कॉस्ट कंपनीज रिले ऑन द हिस्टोरिकल डाटा। वो हिस्टोरिकल डाटे को के ऊपर रिलाई करती है। इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री बेंचमार्क पर जो है ना वो डिपेंड करती है, और मैनेजेरियल जजमेंट की बुनियाद पर स्टैंडर्ड सेट करती है। मैनेजर अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर भी बताते हैं कि ये स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड को सेट करने के लिहाज से तीन बातों का ख्याल रखा जाता है। तीन बातों को जेन में रख के स्टैंडर्ड बनाया जाता है। हिस्ट्री को जेन में रखा जाता है, हिस्टोरिकल डाटे को जेन में रखा जाता है, इंडस्ट्री बेंचमार्क को जेन में रखा जाता है, और मैनेजर अपनी जजमेंट से जो है ना वो स्टैंडर्ड सेट करता है। टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स कितनी किस्म के हैं? जो कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये कितनी किस्म के? एक है बेसिक स्टैंडर्ड, एक है आइडियल स्टैंडर्ड, एक है अटेनेबल स्टैंडर्ड, और चौथा है करंट स्टैंडर्ड्स। ये जो चारों के चारों टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं ये हम अलहदा से भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़े थोड़े जो है ना वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो है ना वो आपको इसका आइडिया हो जाए। वो कहते हैं कि चार किस्म के स्टैंडर्ड होते हैं। पहला स्टैंडर्ड होता है, पहली किस्म होती है बेसिक स्टैंडर्ड्स। बेसिक स्टैंडर्ड्स का मतलब ये होता है कि ऐसे स्टैंडर्ड्स जो लॉन्ग टर्म बुनियादों पर बनाए जाते हैं, जो लंबे अरसे के लिए बनाए जाते हैं, और जो कि लंबे अरसे तक तब्दील नहीं होते। ऐसे स्टैंडर्ड्स को हम लॉन्ग लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स को हम बेसिक स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी 10 साल पहले बनी थी, या फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी 20 साल पहले बनी थी, तो जो 20 साल पहले या 10 साल पहले जो स्टैंडर्ड्स बनाए थे उन स्टैंडर्ड्स को बेसिक स्टैंडर्ड्स कहते हैं, और वो अनचेंज रहते हैं, वो तब्दील नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये स्टैंडर्ड सेट किया था कि 1 घंटे के हम अपनी वेज लेबर को जो है ना वो 10, मुझे लगता है कोई इंटरनेट में मसला है, कोई कनेक्शन में मसला है, इसलिए बार बार जो है वो कनेक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसके लिए माजरत खा। अच्छा, तो हम क्या कह रहे थे कि बेसिक स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि जो, एक तो बात ये कि पास्ट में बनाए गए हों और बहुत लंबे अरसे पहले बनाए गए हों, या बहुत लंबे अरसे के लिए बनाए गए हों, ऐसे स्टैंडर्ड्स को हम क्या कहते हैं? बेसिक स्टैंडर्ड्स कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि अगर हमारी कंपनी 20 साल पहले बनी है तो 20 साल पहले हमने ये स्टैंडर्ड सेट किया था कि जी हम अपनी लेबर को जो है ना वो 10 रुपए पर आवर के हिसाब से वेजेस अदा करेंगे। अब चाहे 20 साल पहले अगर फॉर एग्जांपल 2005 था, तो 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2009, 2010 और आज 2025 आ गया है, 20 साल हो गए हैं। वो जो पहली दफा जो स्टैंडर्ड सेट किया था, पहली दफा जो स्टैंडर्ड सेट किया होता है उसको कहते हैं बेसिक स्टैंडर्ड्स।
ऐसे स्टैंडर्ड्स जो कभी चेंज नहीं होते, एक दफा बना लिए फिर कभी चेंज नहीं होते, ऐसे स्टैंडर्ड्स को हम बेसिक स्टैंडर्ड्स कहते हैं। ऐसे स्टैंडर्ड्स जो फर्स्ट टाइम बनाए, ऐसे स्टैंडर्ड्स जो बहुत लंबी अरसे की प्लानिंग की बुनियाद पर बनाए, ऐसे स्टैंडर्ड्स को हम बेसिक स्टैंडर्ड्स कहते हैं, जो कभी चेंज नहीं होते। मैं दूसरे स्टैंडर्ड की तरफ आता हूं। दूसरा है आइडियल स्टैंडर्ड्स। आइडियल स्टैंडर्ड्स क्या हैं? ऐसे स्टैंडर्ड्स जो आइडियल वर्किंग कंडीशंस पर बनाए जाएं। ऐसे स्टैंडर्ड्स जो आइडियल वर्किंग कंडीशंस पर बनाए जाएं, उसको हम आइडियल स्टैंडर्ड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं ये कह सकता हूं कि हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जी सारा साल बिजली नहीं जाएगी। ये आइडियल स्टैंडर्ड है। चाहे अमेरिका भी हो, कनाडा भी हो, वहां पर भी बिजली जा सकती है। अच्छा, एक और बात कर देता हूं, आइडियल स्टैंडर्ड का मतलब बताता हूं। हम ये कहेंगे कि मुलाजमीन बीमार होंगे ही नहीं, लेबर बीमार होगी ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर रोज कोई ना कोई मुलाजिम बीमार होता है। तो अगर हम ये स्टैंडर्ड सेट करें कि कोई भी बीमार नहीं होगा, 24 घंटे काम होगा, 7 दिन काम होगा, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसे स्टैंडर्ड जब सेट किए जाएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? आइडियल स्टैंडर्ड्स। गो के ये वाले स्टैंडर्ड जो है वो प्रैक्टिकल नहीं होते। मैंने लिखा भी है यहां पे, देखिए जरा, ये लिखा हुआ है नॉट प्रैक्टिकल। ऐसे जो स्टैंडर्ड होते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं होते। लेकिन स्टैंडर्ड बना तो लिया ना। जब ऐसे स्टैंडर्ड बनाए जाएंगे जो कि जो है ना आइडियल वर्किंग कंडीशन पर बनाए जाएंगे, उनको आइडियल स्टैंडर्ड्स कहेंगे। एक और एग्जांपल देता हूं। हम ये कहेंगे कि जी मुलाजमीन बगैर ब्रेक के काम करेंगे, 24 घंटे काम करेंगे, ना वो पानी पिएंगे, ना वो रेस्ट करेंगे, ना वो खाना खाएंगे। ठीक है? तो जब हम ये कहेंगे ना वो बिल्कुल अनइंटरप्टेड काम करेंगे, तो ये आइडियल स्टैंडर्ड्स हैं। गो के ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन जब कभी भी कोई बनाएगा ऐसे स्टैंडर्ड्स, तो फिर वो क्या हो जाएंगे? आइडियल स्टैंडर्ड्स हो। अटेनेबल स्टैंडर्ड्स। अटेनेबल स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है कि ऐसे स्टैंडर्ड बनाना जो कि अचीव भी हो सके। मसलन वो वो हम बात कर लेते हैं। जैसे आजकल स्टैंडर्ड ये बना हुआ है कि मुलाजमीन सिर्फ 8 घंटे काम करेंगे। 8 घंटे से ज्यादा अगर कोई बंदा काम लेने की कोशिश करे ना, तो उसको लेबर डिपार्टमेंट वाले आके उसकी कंपनी को या उसकी फैक्ट्री को सील कर देते हैं, या उसको वार्निंग दे के चले जाते हैं कि जी आपने मजदूरों से 8 घंटे से ज्यादा काम क्यों लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अटेनेबल स्टैंडर्ड्स का मतलब ये होता है कि वो ऐसे स्टैंडर्ड बनाना जो कि जो है ना वो हर चीज को मद्देनजर रखते हुए बनाए जाते हैं, उनको अटेनेबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं। मजदूर 8 घंटे काम कर सकता है। 8 घंटे से ज्यादा का स्टैंडर्ड बनाएंगे तो क्या पता वो थक जाए, लेकिन 8 घंटे वो आराम से काम कर सकता है। हफ्ते में एक दफा बीमार भी हो सकता है, महीने में एक छुट्टी भी कर सकता है। ठीक है? जब वो कहेगा ना कि छुट्टी भी नहीं करनी और 24 घंटे काम करना है, खाना भी नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना, तो ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड्स को क्या कहेंगे? आइडियल स्टैंडर्ड्स। लेकिन जब कभी भी इन एफिशिएंसीज को मद्देनजर रखते हुए स्टैंडर्ड बनाया जाए, नहीं यार 6 दिन के बाद एक दिन छुट्टी है, अच्छा, और किसी दिन बीमार भी हो सकता है, रेस्ट के लिए थोड़ा सा बैठ भी सकता है, और थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है, अगर फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल थोड़ा सा जाया भी हो जाता है, तो वो रूटीन की बातें हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब नॉर्मल कंडीशंस में जब स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, तो ऐसे स्टैंडर्ड्स को हम अटेनेबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं। ऐसे स्टैंडर्ड्स जो कि नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस में बनाए जाते हैं, उसको हम अटेनेबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं। और आखिरी किस्म का स्टैंडर्ड है करंट स्टैंडर्ड्स। करंट स्टैंडर्ड्स का मतलब ये होता है शॉर्ट टर्म स्टैंडर्ड्स। करंट स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है कि करंटली स्टैंडर्ड्स, कि ऐसे स्टैंडर्ड बनाना जो आज के मुताबिक हो। आज के मुताबिक मसलन, मैं उसकी मिसाल देता हूं। कोरोना। कोरोना के दिनों में 2019 में कोरोना आया था, तो आपने देखा था कि लोग घर से बैठ करके काम करते थे। स्टूडेंट घर में बैठकर क्लास लेते थे। टीचर घर से बैठकर पढ़ाते थे। ठीक है? और स्टूडेंट जो है वो घर में बैठ के पेपर देता था। टीचर घर में ही बैठ करके जो है ना पेपर वसूल करते थे। कैसे? इंटरनेट के जरिए स्कैन करके बच्चा भिजवा देता था, टीचर जो है ना उसको मार्क करके उसकी जो है ना वो अवार्ड जारी कर देता था। तो ये क्या थी? ये करंट स्टैंडर्ड थे।
मींस कि एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि कोई कॉलेज नहीं जाएगा, कोई यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा, कोई कैंपस नहीं जाएगा, ना स्टूडेंट जाएगा ना टीचर जाएगा। ये स्टैंडर्ड सेट हो गया। ठीक है। तो ऐसे स्टैंडर्ड्स जो करंट वर्किंग कंडीशंस के मुताबिक बनाए जाएं, ऐसे स्टैंडर्ड्स को हम करंट स्टैंडर्ड्स कहते हैं। आज के हालात के मुताबिक आज क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बाहर नहीं निकला जा रहा, नहीं जा, क्लास जो है वो आप ऑनलाइन ले लें। बहुत ज्यादा सर्दी है, बाहर नहीं निकला जा रहा, क्लास घर में ले लें, ऑनलाइन ले लें। तो इसका मतलब क्या हुआ, आज के मुताबिक जब स्टैंडर्ड सेट करेंगे तो उसको हम करंट स्टैंडर्ड कहेंगे। ठीक हो गया। ये थी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कि जी 4 किस्म के स्टैंडर्ड होते हैं, बेसिक स्टैंडर्ड्स, आइडियल स्टैंडर्ड्स, अटेनेबल स्टैंडर्ड्स और करंट स्टैंडर्ड्स। इनको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इनकी इनकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे, इनकी जो है ना वो मुख्तलिफ किस्म के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे, और इनको ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो है ना वो जगह पर ये वाले स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड्स को सेट करने के कंपोनेंट्स क्या हैं। स्टेप्स टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड कॉस्ट कंपोनेंट्स। ठीक है। वो क्या है, ये वाली बातें पहले डिस्कस हो चुकी हैं, मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूं। डायरेक्ट मटेरियल स्टैंडर्ड कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर स्टैंडर्ड कॉस्ट, ओवरहेड स्टैंडर्ड कॉस्ट। ये देखे जरा, ये फार्मूला लिखा हुआ है, देखे जरा, मैंने ये बात की है पहले कि स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। मैंने क्या डिस्कस किया था कि एक यूनिट को बनाने के लिए हम जब मटेरियल का स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे तो हमने क्या कहा था कि कितनी क्वांटिटी यूज करेंगे और कितनी प्राइस यूज करेंगे। ठीक है। मसलन हमने ये स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि जी जो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जाएंगे वो कितने का होगा। मसलन हमने कहा था 10 रुपए पर केजी होगा, 10 रुपए पर केजी। ठीक है। जब 10 रुपए पर केजी होगा और अगर हम 10 ही केजी खरीदने जाएंगे तो हम कितने पैसे अदा करेंगे, 100 रुपये अदा करेंगे। अब ये जो 100 रुपये अदा करेंगे इसी को ही कहते हैं स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। ठीक हो गया। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है, 10 रुपये, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 10 रुपये, और टोटल कितने पैसे पे करेंगे, 100 रुपये। तो इसका मतलब ये होगा कि स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, मार्केट में जब खरीदने के लिए जाएंगे तो हम ये एक बात सोच कर जाएंगे कि कितने का यूनिट मिलेगा, 10 रुपये का मिलेगा। ठीक है। और 10 केजी के लिए कितनी कीमत अदा करके आएंगे, 100 रुपये अदा करके। ठीक है। ये हम सोच के जाएंगे। लेकिन अगर अब हम ये तो हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना कि हमें 100 रुपये का एक यूनिट मिलेगा या 100 रुपये का हमें जो है ना वो बिल अदा करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसमें 10 केजी होंगे और 10 रुपये एक केजी की कीमत होगी, हमें 100 रुपये अदा करना पड़ेगा। अब अगर हम एक्चुअली तौर पर जब खरीद के लेके आते हैं तो केजी तो पूरे ही लेके आते हैं। ठीक है। लेकिन कीमत कितनी अदा करते हैं, 10 के बजाय 11 रुपये अदा करके आ जाते हैं। ठीक है। तो अब हमने एक्चुअली तौर पर कितने पैसे खर्च किए, 110 रुपये। स्टैंडर्ड कितने का है, 100 का है। इसका मतलब है कि हम 10 रुपये फालतू अदा करके आए। जब हम 10 रुपये फालतू अदा करके आए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेरिएंस क्या हो जाएगा, एडवर्स वेरिएंस हो जाएगा, अनफेवरेबल वेरिएंस हो जाएगा। मींस एक्चुअली तौर पर हमने ज्यादा पैसे पे कर दिए हैं, एक्चुअली तौर पर ज्यादा पैसे पे कर दिए, इसका मतलब कंपनी का ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा। जब कंपनी का प्रॉफिट कम होगा तो कंपनी इसकी रीजंस ढूंढने की कोशिश करेगी, जब रीजन ढूंढेगी तो फिर इसके बारे में करेक्टिव एक्शन लेगी कि इसकी वजह क्या बनी। आया कीमतें बढ़ गई हैं, या आया परचेज मैनेजर बेईमान है। ये भी हो सकता है, देखिए ना। स्टैंडर्ड तो ये कहता है कि 10 रुपये पर केजी है, लेकिन वो 11 रुपये का खरीद के लेके आया है, इसका मतलब 1 रुपये फालतू क्यों दिया है। या परचेज मैनेजर बेईमान है या फिर प्राइसेस बढ़ गई है, तो इस वजह से ये 10 रुपये का इजाफा हुआ है। ये था डायरेक्ट मटेरियल स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसी तरीके से लेबर का भी यही फार्मूला है। स्टैंडर्ड लेबर रेट कि 1 घंटे के कितने अदा करेंगे, और स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड कि जी कितना टाइम चाहिए है एक यूनिट को मुकम्मल करने के लिए। एक यूनिट को मुकम्मल करने के लिए जितने जो है ना वो घंटे चाहिए हैं, जितना भी टाइम चाहिए है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट के साथ, और जब स्टैंडर्ड रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट लेबर स्टैंडर्ड कॉस्ट बन जाएगा। इस तरीके से ओवरहेड का भी है, बजटेड ओवरहेड बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन लेवल। ठीक है। तो ये थे एस्टेब्लिशिंग द स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स। अब हम देखते हैं
एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन, ये भी बहुत आसान है। मैंने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये आसान भी लगेगा। एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मटेरियल कॉस्ट की बात हो रही है, हमने पहले यहां पे क्या लिखा था, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट और स्टैंडर्ड क्वांटिटी। लो जी, स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपए है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, 2 kg। एक यूनिट को बनाने के लिए 2 kg चाहिए है, और 1 kg की कीमत कितनी है, 5 रुपए। तो एक यूनिट को बनाने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, 10 रुपए। लो जी, कि 10 रुपए कैसे आया है, सिंपल सा, इसी फार्मूले से आया है। इस फार्मूले से आया कि 5 रुपए केजी की कीमत है, 2 kg खर्च होंगे, और एक यूनिट कितने का बन जाएगा, मटेरियल के लिहाज से 10 रुपए का, और एक यूनिट लेबर के लिहाज से कितने का बन जाएगा, 6 रुपए का। कैसे, 12 पर आवर, 1 घंटे की वेजेस कितनी है, 12 रुपए। कितने घंटों में काम मुकम्मल हो रहा है, आधे घंटे में, 0.5 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब आधे घंटे में काम मुकम्मल हो रहा है। इसका मतलब एक यूनिट को मुकम्मल करने के लिए हमारे कितने पैसे खर्च होंगे, $6 खर्च होंगे। वेरिएबल ओवरहेड 4 रुपए हैं एक यूनिट को मुकम्मल करने के लिए, और फिक्स ओवरहेड 5 रुपए हैं। तो अब हम सार को जमा करते हैं, 10 जमा 6 जमा 4 जमा 5, टोटल कितने पैसे खर्च होंगे, 25 रुपए खर्च होंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, कि एक यूनिट को बनाने के लिए हमारे 25 रुपए खर्च होने चाहिए। अब अंदाजा लगा लें आप कि अगर 26 रुपए खर्च करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे, तो वेरिएंस कौन सा होगा, अनफेवरेबल। और अगर 24 रुपए खर्च करेंगे, कम खर्च करेंगे, तो वो फिर वो आंसर क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा, फेवरेबल, क्योंकि 1 रुपए कम खर्च किया। जब कम खर्च किया तो प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा, जब ज्यादा खर्च किया तो प्रॉफिटेबिलिटी में कमी होगी। बस इतना ही हमने यहां तक अभी तक पढ़ा है हमने, कि एक यूनिट को बनाने के लिए हमें कितने पैसे अदा करने पड़ेंगे, 25 रुपए अदा करने पड़ेंगे, तो फिर एक यूनिट बन जाएगा। अब हम देख लेते हैं यूसेस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहां कहां पे यूज होती है, कहां कहां पे इसका फायदा उठाया जा सकता है। बहुत जबरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक। वो कहते हैं बजटिंग एंड प्लानिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को हम बजटिंग और प्लानिंग में भी यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो हमें कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कहाँ पे इसका फायदा उठा सकते हैं, बजट बनाते वक्त, प्लानिंग करते वक्त हम स्टैंडर्ड कॉस्ट का सहारा लेते हैं। फिर क्या कह रहा है, उसकी एग्जाम्पल क्या है, इफ अ कंपनी एक्सपेक्ट द कॉस्ट पर यूनिट टू बी 30, कंपनी ये समझ रही है कि उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट 30 रुपए है, बट द एक्चुअल कॉस्ट राइजेस टू 35। वो कहता है कि एक्चुअली तौर पर जो कॉस्ट है वो 35 रुपए है। मैनेजमेंट कैन एनालाइज द रीजंस एंड एडजस्ट द बजट। वो कह रहा है कि आपने देखा कि 5 रुपए कॉस्ट ज्यादा है, तो 5 रुपए की कॉस्ट को हम बजट में एडजस्ट कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बजट बना रहे होते हैं तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का सहारा ले रहे होते हैं। अगर हमारा वेरिएंस जो है वो एडवर्स आ रहा है, तो हम उसको बजट में एडजस्ट कर देते हैं। इस तरह हमारा जो वेरिएंस है वो खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल इतना याद रखना है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहाँ पे यूज होती है, बजटिंग में यूज होती है। नंबर 2, कॉस्ट कंट्रोल करने में फायदा देती है। ठीक है, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल क्या है, इफ मटेरियल वेस्ट इंक्रीजेस द कंपनी कैन चेक इफ इट इज ड्यू टू पुअर हैंडलिंग, सप्लायर इशू और प्रोडक्शन एरर्स। वो कहता है कि जी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिहाज से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज की जाती है। कैसे, कि जी हम पुअरली तौर पर तो हैंडल नहीं कर रहे इन्वेंट्री को, मतलब है कि ले जाते वक्त तो नुकसान नहीं कर रहे, हम ये चेक करेंगे। जब ये चेक करेंगे तो हमारी कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी। सप्लायर इश्यूज, सप्लायर की वजह से तो नहीं है ऐसा कुछ हो रहा, वो कोई पैकिंग तो नहीं ढीली ढाली सी दे रहा जिसकी वजह से रॉ मटेरियल जाया हो जाता है, या रॉ मटेरियल जो है ना वो लीकेज हो जाता है, ये तो नहीं हो रहा। या फिर पुअर प्रोडक्शन एरर्स, जब हमारी लेबर जो है वो जिस वक्त रॉ मटेरियल को यूज कर रही होती है, तो कहीं वो तो नहीं खराबी पैदा कर रही। तो इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो हमें ये बताती है कि हाउ वी कैन कंट्रोल आवर कॉस्ट। ठीक हो गया। परफॉर्मेंस इवेल्यूशन के काम आती है, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो परफॉर्मेंस इवेल्यूशन के काम आती है। मतलब परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं ना,
कि मजदूर सही काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं। हमने कहा कि जी 2 kg एक यूनिट को बनाने के लिए जो है ना वो खर्च करें। अगर वो 2.5 kg यूज करते हैं, 3 kg यूज करते हैं, इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है मुलाजिम की, या लेबर की जो है ना परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो जो है ना वो कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर वो कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो इवेल्युएट की जा सकती है कि वो कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं है। लेकिन अगर जो है ना 2 kg ही चाहिए था, उसने 2 kg ही यूज किया, इसका मतलब वो केयरफुली यूज कर रहा है। केयरफुली यूज कर रहा है तो कंपनी का नुकसान नहीं कर रहा। कंपनी का नुकसान नहीं कर रहा है तो ये फिर एम्प्लॉय कौन सा है? अच्छा एम्प्लॉय है। अच्छा एम्प्लॉय है तो इसकी जॉब को कंटिन्यू कर दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम परफॉर्मेंस इवेल्यूशन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। और फिर उसके बाद वो कह रहा है कि बहुत अहम टॉपिक, वो कहता है डिसीजन मेकिंग में भी काम आती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होती है वो डिसीजन मेकिंग में भी काम आती है। हम जब कभी भी कोई भी फैसला लेने जा रहे होते हैं तो हम इसको यूज करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को यूज करते हैं। ठीक है। और आखिर में क्या है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन। जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है वो इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करने में भी काम आती है। इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको याद होगा मैंने अकाउंटिंग फॉर मटेरियल पढ़ाया था, और अकाउंटिंग फॉर मटेरियल में जो है ना वो हमने इन्वेंट्री लेजर कार्ड्स बनाए थे। और इन्वेंट्री लेजर कार्ड जो है वो हमने बनाए थे 3 तरीकों से बनाए थे। लाइफो के मेथड से, फाइफो मेथड से, और वेटेड एवरेज मेथड से हमने बनाए थे। तो ये जहाँ जहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस जो यूज होती है वो हमने इस्तेमाल करके हमने इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाए थे। स्टैंडर्ड कॉस्ट को ही तो यूज किया था हमने। ठीक है। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए भी जो है ना वो इस्तेमाल हो सकती है। और आखिर में वो ये कहना चाह रहा है कि अदर एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के और कौन कौन से जो है ना वो पहलू हैं जो कि जो है ना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में डिस्कस होते हैं। वो कहता है पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पर्पस क्या है? वो कहता है पहला मकसद ये है, पहला पर्पस ये कॉस्ट एफिशिएंसी, कि हम कॉस्ट एफिशिएंट बन जाएं। और कॉस्ट एफिशिएंसी का मतलब ये कि अपनी कॉस्ट को कम से कम ले जाएं। जब कम से कम ले जाएंगे तो अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, दूसरा मकसद क्या है? सिंप्लीफाइज द अकाउंटिंग। वो कहता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है ना वो अकाउंटिंग को सिंप्लीफाई करती है। कैसे सिंप्लीफाई करती है? बाय यूजिंग प्री डिफाइंड कॉस्ट। वो ये कहना चाह रहा है कि पहले से ही कॉस्ट डिफाइन कर लेंगे, पहले से ही कॉस्ट डिसाइड कर लेंगे कि इतना खर्च होगा, तो हम उसकी बुनियाद पर जो है ना वो सेल्स प्राइस सेट कर सकते हैं। सेल्स प्राइस सेट कर लेंगे तो फिर हमारा जो है ना वो कॉस्टिंग का जो प्रोसीजर है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। उसके बाद फिर वो कह रहा है कि इनकरेजेस द कॉस्ट रिडक्शन, और इस तरह हम कॉस्ट को रिड्यूस करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर हमारे पास कोई बेंचमार्क नहीं होगा, हमारे पास कोई यार्ड स्टिक नहीं होगी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कॉस्ट ज्यादा इनकर की है या कम इनकर की है? तो फिर इसका मतलब एक स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है वो ये हमें बताता है, वो हमें ये गाइड करता है कि कॉस्ट बढ़ गई है या घट गई है। बढ़ गई है तो इसको रिड्यूस कर कैसे करना चाहिए, घट गई है तो इसको कैसे मेंटेन करना चाहिए। तो इसका मतलब एक यार्ड स्टिक होगी तो पता चलेगा ना कि कॉस्ट जो है ना वो कम करनी है या इसको मेंटेन करना है। तो इसका मतलब ये है कि कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमें इस चीज के बारे में बताती है कि हम किस तरह अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। और आखिरी मकसद क्या है? मोटिवेट इम्प्लॉयज। जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जरिए उनको डील किया जाएगा, स्टैंडर्ड लेबर ऑर्स के जरिए, स्टैंडर्ड लेबर पर आवर के हिसाब से अगर डील किया जाएगा, तो फिर क्या होगा? इम्प्लॉयज भी मोटिवेट होंगे। कैसे? कि वो ये समझेंगे कि हमारे साथ ज्यादती नहीं हो रही। वो ये समझेंगे कि हमें जो है ना वो बाकियों से, बाकी कंपनियों से कम तनख्वाह नहीं दी जा रही है, बाकी कंपनियों के मुकाबले में ज्यादा काम नहीं लिया जा रहा, हमारे से जो है ना वो स्टैंडर्ड के मुताबिक काम लिया जा रहा है। स्टैंडर्ड ये है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया जैसे अटेनेबल स्टैंडर्ड्स में मैंने यही बात की थी कि उनसे 8 घंटे अगर काम लिया जाता है पूरी दुनिया में, तो उनसे भी 8 घंटे ही काम लिया जाएगा। और अगर 8 घंटे से ज्यादा अगर काम लेंगे तो उनको जो है ना वो ओवर टाइम पे करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्लॉयज इस तरह मोटिवेट होते हैं कि हमसे ज्यादा काम नहीं लिया जाएगा, हमें किसी के साथ जो है ना वो ज्यादती नहीं होगी। तो इस तरह उनकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या रहती है? मोटिवेट हो जाती है, और इम्प्लॉयज मोटिवेट हो जाते हैं। लिमिटेशंस क्या है? कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि जो है ना वो सूटेबल नहीं है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में? मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है ना उसके ऊपर पूरा नहीं उतरती। ठीक है। तो उसको इसकी लिमिटेशंस कहती हैं। पहली लिमिटेशन ये कि नॉट सूटेबल फॉर द ऑल इंडस्ट्रीज। वो कहते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है ना वो सारी इंडस्ट्रीज के ऊपर अप्लाई नहीं होती। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो तमाम इंडस्ट्री पे जो है ना वो एक जैसा अप्लाई नहीं होता।
डिफरेंट इंडस्ट्रीज पे डिफरेंट जो है ना स्टैंडर्ड सप्लाई होती हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि सर्विस इंडस्ट्रीज के स्टैंडर्ड्स और होंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के और होंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी हैं, टेक्सटाइल अलहदा है, पेट्रोलियम अलहदा है, ठीक है, और लेदर इंडस्ट्री अलहदा है। तो हर इंडस्ट्री के अपने अपने स्टैंडर्ड जो है ना वो होंगे। सब इंडस्ट्री पे एक जैसे स्टैंडर्ड सप्लाई नहीं होते। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, लिमिटेशन मीन्स ये उसका ड्रॉबैक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ड्रॉबैक है कि ये हर इंडस्ट्री पे एक जैसी अप्लाई नहीं होती। रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट अपडेट्स। वो कहता है कि एक दफा स्टैंडर्ड बना लेना तो फिर वो या तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, या तो फिर जो है ना वो एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, या तो फिर जो है ना वो डिमांड बढ़ जाती है या डिमांड घट जाती है। इन सारे फैक्टर के चेंज होने की वजह से हमें अपने स्टैंडर्ड्स को अपडेट करना पड़ता है, अपने स्टैंडर्ड्स को चेंज करना पड़ता है। हर वक्त भी स्टैंडर्ड्स सेम नहीं रहते। हर वक्त जो है ना वो जब स्टैंडर्ड सेम नहीं रहते तो उनको जब अपडेट करना पड़ता है तो फिर उसमें भी काफी सारी प्रॉब्लम्स आती है, काफी सारे जो है ना वो टाइम खर्च होता है, काफी सारे जो है ना वो एम्प्लॉयज की जो है ना वो एफिशिएंसी जो है ना वो चेक करने के लिए या उनको काम करने के लिए काफी सारे घंटे चाहिए होते हैं। तो वो कहता है कि हर वक्त इसको अपडेट करने की जरूरत है। तो ये उसकी लिमिटेशन है, ये उसका ड्रॉबैक है। एक वक्त में एक स्टैंडर्ड नहीं रहता, चेंज होते रहते हैं, इसलिए वो कहना चाह रहा है कि हर वक्त इसको अपडेट करने की जरूरत पड़ती रहती है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जरिए हमने बड़ी गैर हकीकी सी जो है ना वो एक्सपेक्टेशन लगा ली होती हैं कि इसके जरिए बड़ी जो है ना वो कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी और इसके जरिए बड़े एम्प्लॉयज जो हैं वो मोटिवेट हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हर वक्त भी हर चीज का जिस तरह फायदा नहीं मिलता, इसी तरह स्टैंडर्ड कॉस्ट ये कहती है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की वजह से हमें हर वक्त भी टारगेट अचीव नहीं होते। कभी कभी जो है ना वो हमें डिफरेंट सिचुएशंस का जो है ना सामना करना पड़ता है, तो फिर कभी कभी जो है ना हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वहां पर आके फेल हो जाती है। ठीक है। और उसके बाद आखिरी है कम्प्लेक्स वेरिएंस एनालिसिस। ये जो अभी मैंने वेरिएंस थोड़ी देर पहले कैलकुलेट करके दिखाया कि जी एक्चुअल कॉस्ट 32 रुपये थी और स्टैंडर्ड कॉस्ट 30 रुपये थी, 2 रुपये का डिफरेंस है। हमने इसको ढूंढा कि जी ये इसकी वजह क्या है, इसकी वजह एम्प्लॉयज हैं या अदर फैक्टर्स हैं। तो वो कहता चाह रहा है कि ये जो इतना सारा एनालिसिस है, वेरिएंस एनालिसिस है, ये कभी कभी जो है ना वो हेक्टिक भी हो जाता है, कभी कभी जो है ना लेबोरियस भी हो जाता है, और इससे इंसान जो है ना वो बोर भी हो जाता है। तो ये कहना चाह रहा है कि कम्प्लेक्स बड़ा मुश्किल सा वेरिएंस एनालिसिस है। ठीक है। तो ये है उसकी लिमिटेशंस। एक एग्जाम्पल है, ये आप पढ़ लेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद ये आपका टॉपिक, थ्योरेटिकल टॉपिक जो है ना तकरीबन मुकम्मल हो गया है। नेक्स्ट सेशन में हम बेसिक स्टैंडर्ड्स, आइडियल स्टैंडर्ड्स, अटेनेबल स्टैंडर्ड्स और करंट स्टैंडर्ड्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज में अप्लाई होती हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और इन चारों के चारों जो है ना वो स्टैंडर्ड्स की टाइप्स का आपस में जो है ना वो क्या रिलेशनशिप है। तो आज तक के लिए इतना ही है। फिर नेक्स्ट सेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स जो है वो करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।